इक्विटी मार्केट का डिवेंचर और इक्विटी मार्केट का मतलब प्राइमरी मार्केट से संबंधित है, ठीक। और इसको क्या कहते हैं, न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट का मतलब कि जब कोई कंपनी नई स्थापित होती है और नया नया बॉन्ड या डिवेंचर जारी करती है, इक्विटी जारी करती है, तो उसे कहते हैं न्यू इशू मार्केट या प्राइमरी मार्केट, ठीक। दूसरा मैं बताया था सेकेंडरी बाज़ार। सेकेंडरी बाज़ार क्या होता है, एक बाजार जो प्राथमिक बाज़ार में डिवेंचर या बॉन्ड या शेयर जारी हो जाते हैं, उसको दोबारा जब क्रय विक्रय किया जाता है तो उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पहले से निर्गत अंशपत्र या प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। इसी को कहते हैं शेयर मार्केट। शेयर क्या होता है, इक्विटी ही होती है, इक्विटी को ही शेयर कहा जाता है, ठीक। तो जैसे अगर किसी के पास शेयर, कोई मालिक है शेयर कंपनी का, अब वो मालिकाना छोड़ना चाहता है, वो बेचना चाहता है अपना शेयर, तो किसी को बेच लेगा, कोई दूसरा व्यक्ति खरीद सकता है। मैं बताया था कि ब्रोकर होते हैं शेयर मार्केट में, ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर का काम क्या होता है, एक शेयर को खरीदना, दूसरे को बेचना। तो ब्रोकर के माध्यम से शेयर मार्केट काम करता है। शेयर मार्केट में डायरेक्ट कोई पैसा नहीं लगाता, ब्रोकर के माध्यम से ही हम सारे लोग पैसे लगाते हैं। ब्रोकर जिसे दलाल कहते हैं, कहते हैं रिस्क इज रिवार्ड ऑफ प्रॉफिट। जो रिस्क होता है जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा, ठीक। तो शेयर मार्केट में ज़्यादा रिस्क रहता है। जब शेयर मार्केट में ज़्यादा रिस्क इसलिए रहता है कि उसका पता नहीं कब किस समय गिर जाए, कब बढ़ जाए। जितना रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक। तो लेकिन रिस्क को कम करने के लिए, जोखिम को कम करने के लिए म्यूचुअल फंड लाया गया। म्यूचुअल फंड इसलिए लाया गया ताकि छोटे लोग जो कम पैसे वाले हैं, छोटी छोटी बचत जो करते हैं या जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, उनको भी शेयर मार्केट का लाभ पहुंचाया जा सके। या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ये वाला फैन तो नहीं चल रहा, उसका भी लाभ लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये लोग एक प्रकार का मध्यस्थ का काम करते हैं। जैसे मैं कल बताया था ना, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, तो ये मध्यस्थ होते हैं एक प्रकार के। तुमसे पैसे लिए और फिर ये मार्केट में लगाते हैं पैसा, वहाँ से जो उनको प्रॉफिट होता है फिर तुम्हें उसमें से देते हैं। लेकिन इसमें ये रहता है कि जैसे कि तुम छोटी छोटी बचतें कई जगह तुम लगा सकते हो, ये तुम्हारा पैसा एक शेयर में नहीं लगाते हैं। जैसे तुमसे पैसा इकट्ठा किए, ये इनके पास मान लो कि 100 लोग दे दिए, 200 लोग, तो बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, रिस्क को बंटवारा करते हैं। बंटवारे का मतलब कि हर कंपनी में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देते हैं। जब ज़्यादा कंपनी में लगाएंगे तो मान लो अगर कोई घाटे में चली गई तो दूसरी फ़ायदे में आ सकती है, दूसरी घाटे में चली गई तीसरी फ़ायदे में आ सकती है। तो एक तरह से बैलेंस बन जाता है। हाँ, तो उससे क्या हो जाता है, जो घाटे की संभावना कम हो जाती है। इसलिए म्यूचुअल फंड लाया गया, म्यूचुअल फंड के माध्यम से, ताकि रिस्क को कवर किया जा सके, ठीक। अब जो पूंजी होती है उसको कई नाम दिया जाता है, जैसे प्राधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल, निर्गत कैपिटल, प्रार्थिक पूंजी और प्रदत्त पूंजी, ठीक। ये क्या होती हैं, जैसे अधिकृत पूंजी, जब कोई कंपनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाती है, जो मतलब उसका प्रपत्र लाती है कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसमें जो प्रदर्शित की गई पूंजी होती है उसे कहते हैं प्राधिकृत पूंजी। इसी तरह जब कोई कंपनी इक्विटी इशू करती है, जितने का इक्विटी इशू किया जाता है उसी को कहते हैं निर्गत पूंजी, ठीक। जो निर्गत पूंजी होती है उसमें जैसे मान लो कि कोई कंपनी 5 लाख रुपए का वो जारी की इक्विटी, ठीक। अब मार्केट में लॉन्च की, उसकी सब संस्थाएं बनी हैं, अपने डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसको लॉन्च की और उसके लिए प्रार्थना पत्र बहुत से आ गए, बहुत से लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइबर बहुत हो सकते हैं, मान लो कि जैसे अभी LIC वाला मान लो जारी कर दे, तो LIC में सबका भरोसा है, तो उसमें क्या करेंगे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे ना। तो जितनी जारी की गई उससे ज़्यादा डिमांड हो जाए, उसको कहते हैं प्रार्थित पूंजी या सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर उसमें एक नियम बनाया है कि किस आधार पर कितने लोगों को उसमें छंटनी किया जाएगा, कितने लोगों को निकाला जाएगा, कितने लोगों को वो अंश दिए जाएंगे। जितने को दी जाएगी उसी को कहते हैं प्रदत्त पूंजी। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ जो इम्पॉर्टेंट शेयर मार्केट के शब्दावलियाँ हैं, ठीक।
और ज़्यादातर जो कंपटीशन के हिसाब से जो पूछा जाता है उसमें ज़्यादातर शब्दावलियाँ ही पूछी जाती हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें कि उसका मतलब क्या है। ठीक, तो वो चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें पहला है आईपीओ। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर ये किससे संबंधित है? प्राइमरी मार्केट से। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब ये प्राइमरी मार्केट से है। जो कंपनीज डायरेक्ट पहले इक्विटी जारी करती हैं उसी को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। नई कंपनी जो स्थापित होती है, जैसे यहाँ पे बताया था कि दो तरीके से उसको फाइनेंसिंग के तरीके हैं ना, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। तो जब कोई नई कंपनी स्थापित होती है और वो पहली बार क्या जारी करती है? इक्विटी। जब पहली बार इक्विटी जारी करती है तो उसी को किसके लिए जारी करती है? पब्लिक के लिए, जनता के लिए। ठीक, तो उसी को कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक, दूसरा होता है एफपीओ, फॉलो पब्लिक ऑफर। जो पहले से स्थापित कंपनी जो होती है, जो पुरानी कंपनी होती है, वो अगर और पूंजी को उसको ज़रूरत है, जो कंपनी है उसका वो कैपिटलाइजेशन करना चाहती है, उसमें पूंजी बढ़ाना चाहती है, तो अगर वो इक्विटी जारी करती है तो उसको कहते हैं एफपीओ, फॉलो पब्लिक ऑफर। ठीक, तो इस तरह यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मान लो कभी पूछ लिया इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है, आईपीओ क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं एक दो बार, इसलिए थोड़ा सा इसको ये याद रखना है कि ये दोनों किससे संबंधित है? प्राइमरी मार्केट से संबंधित है। ठीक, और इसका फुल फॉर्म क्या है आईपीओ का? इनिशियल पब्लिक ऑफर। या इस तरह दे सकता है कि जब कोई नई स्थापित कंपनी पहली बार जनता के लिए इक्विटी जारी करती है तो निम्नलिखित में से उसे क्या कहा जाता है? एफपीओ, आईपीओ, और भी कुछ नाम दे देंगे इस तरह के। ठीक, एफपीओ, आईपीओ। इसी तरह जो शेयर मार्केट में और शब्दावली हैं, जैसे पीसीएस 2021 या 22 में पूछा था एक क्वेश्चन, नहीं अभी तो बाद में, राइट इशू। जो अगला कंसेप्ट है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू ये होता है कि जैसे कोई राइट इशू का मतलब कि जो कोई पुरानी कंपनी, जैसे मान लो कोई पुरानी कंपनी है, जैसे हम लोग ये एफपीओ क्या जारी की? अधिक कैपिटलाइजेशन के लिए नई इक्विटी जारी की। ठीक, तो उस नई इक्विटी के लिए जो जारी की गई उसमें पहला अधिकार उन लोगों का होगा जो उस कंपनी के पहले से शेयर धारक हैं। मतलब जब कोई मान लो कि जैसे जीवन बीमा कंपनी ना, एलआईसी ने अपनी नई इक्विटी जारी की। नई इक्विटी जारी की क्यों? क्योंकि उसको पूंजीकरण करना है अपनी कंपनी का, उसे ज़्यादा धन एकत्र करना है। तो अब वो जो इक्विटी गई उसे क्या कहेंगे? एफपीओ ना। लेकिन उस एफपीओ से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है राइट इशू। राइट इशू का मतलब ये होता है कि जो पुरानी कंपनी है पहले से स्थापित, अगर वो नई इक्विटी जारी करती है तो उसमें पहला हक किसका होगा? जो उस कंपनी के शेयर धारक हैं। उस कंपनी के शेयर धारक ही पहले उसको खरीद सकते हैं, बाद में जो बचेगा बाहरी लोग खरीदेंगे। एक शब्द होता है बोनस इशू। बोनस इशू, जो कंपनी होती है उसका लाभांश, जिसे कहते हैं डिविडेंड, लाभांश का एक भाग कंपनी के संचित कोष में जमा किया जाता है। जो कंपनी, कोई भी कंपनी हो, उसका जो लाभांश या डिविडेंड होता है उसका एक निश्चित भाग किस में जमा किया जाता है? कंपनी के संचित कोष में। धीरे धीरे ये पैसा काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, तो उसी को कहते हैं कंपनी का नेटवर्थ। नेटवर्थ, जब किसी कंपनी का नेटवर्थ अधिक हो जाता है तो कंपनी क्या करती है? उसे फिर से अंश में या इक्विटी में विभाजित कर देती है और जो उसके शेयर होल्डर हैं उनको वितरित कर देती है। इसी को कहते हैं बोनस इशू। अगला है, इसमें एक प्रचलित शब्द स्टैग। शेयर मार्केट में स्टैग का संबंध किससे है? ये पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया था स्टैग क्या है।
स्टैग ऐसे जो शेयर मार्केट होती है, शेयर मार्केट में ऐसे निवेशक जो प्राइमरी मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं उन्हें कहते हैं स्टैग। नहीं समझ में आया? मतलब ऐसे निवेशक या ऐसे इन्वेस्टर जो प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं या प्राथमिकता देते हैं इन्वेस्ट की, प्राइमरी मार्केट में प्राथमिकता देते हैं इन्वेस्ट करने की, उन्हें कहते हैं स्टैग। ठीक। इसी तरह एक शब्द है अल्फा शेयर। अल्फा शेयर क्या होते हैं? ये एक प्रकार के उच्च क्वालिटी या उच्च गुणवत्ता के शेयर, गुणवत्ता इस सेंस में मतलब कि विश्वास वाले शेयर, ऐसी कंपनियों के शेयर होते हैं। जैसे एक शब्द होता है ब्लू चिप कंपनियां। ब्लू चिप कंपनियां, ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं? ब्लू चिप कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिनकी गुडविल मार्केट में अच्छी होती है। गुडविल मतलब जिनका लोगों का विश्वास होता है जिन कंपनियों पर, या जिन कंपनियों का कैपिटल ज़्यादा होता है, बड़ी कंपनियां जैसे मान लो रिलायंस, टाटा ना, तो इस तरह की जो कंपनीज हैं इनको सब लोग जानते हैं, पूरे देश में इनका विस्तार है, तो इन पर लोगों का क्या रहेगा? भरोसा ज़्यादा रहेगा। तो ऐसी कंपनियों को कहते हैं ब्लू चिप कंपनियाँ। ऐसे शेयर जिनमें जोखिम कम होता है या उन पर लोगों का ज़्यादा भरोसा होता है, या ब्लू चिप कंपनियों के शेयर को हम क्या कहते हैं? अल्फा शेयर। ठीक। बीटा शेयर नहीं है, वो सिर्फ बीटा। शेयर मार्केट में बीटा क्या है? IAS 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्री में, पेपर में देख लेना जाके तुम लोग। IAS 2023 में पूछा था फाइनेंस के संबंध में या वित्त के संबंध में बीटा किसे संदर्भित करता है, इस तरह क्वेश्चन बनाया था। ठीक। तो बीटा एक प्रकार का ये मान है, एक संख्यात्मक मान है जो शेयर मार्केट की विचलनशीलता को व्यक्त करता है। मतलब कि शेयर मार्केट में या शेयर जो हैं उनमें किस हद तक गिरावट या उतार चढ़ाव की संभावना है, किस शेयर मार्केट में, शेयर बाज़ार में या किस शेयर कंपनी में कितनी ऊंच जो उसका उतार चढ़ाव हो सकता है। तो एक प्रकार से ये जोखिमता के लिए ज़रूरी होता है। ये मतलब कि मार्केट का एक प्रकार का इंडेक्स है, इंडेक्सिंग करता है कि क्या उतार होगा मार्केट में या चढ़ाव होगा। ठीक। एक इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछ लेता है कि शेयर मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग से क्या समझते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग एक प्रकार से ये अवैध व्यापार होता है। ठीक। जैसे मान लो कि कंपनी की जो कुछ अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, उन्हें सारी चीज़ें पता रहती हैं, कंपनी में क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है। तो जो कंपनीज की आंतरिक जानकारियों का लाभ उठाकर शेयर मार्केट में व्यापार करते हैं उसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर का मतलब जो उसके अंदर घुसे हुए हैं, जो अंदर घुसे हैं तो उन्हें सब पता है। अब उन्हें पता है तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि शेयर में गिरने वाला है, कि तो वो किसी को दूसरे व्यक्ति को सूचना दे सकते हैं। जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त अगर किसी कंपनी में हो और वहाँ पे वो उसे पता है कि इस कंपनी में ये होने वाला है, तो मुझे बता दिया फ़ोन करके, मैंने क्या किया, उस कंपनी के 10-20 हज़ार शेयर खरीद लिए ना, तो मुझे फ़ायदा हो गया। इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब उसकी कंपनी की आंतरिक या गुप्त सूचनाओं का लाभ उठाकर जो व्यापार किया जाता है शेयर मार्केट में उसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक। एक शब्द और अभी इस समय बड़ा प्रचलित है, शॉर्ट सेलिंग कंपनीज। अडानी का मामला तुम लोग खूब सुने होंगे, हिंडनबर्ग का नाम खूब सुने होंगे ना, इसमें चर्चा में था ना, शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है? तो शॉर्ट सेलिंग ऐसी कंपनी होती हैं जो उनके पास जितने शेयर होते हैं उससे ज़्यादा वो बेचने का समझौता कर लेते हैं किसी से। जैसे कि शेयर मार्केट उनके पास कम है फिर भी वो अधिक बेचने का समझौता कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य में कुछ होने वाला है
या जैसे कि उसके ऊपर ये आरोप लगा हिंडनबर्ग के ऊपर कि उसने ऐसा फैलाया ताकि उसके अडानी के शेयर गिरे और उसने किसी से समझौता कर रखा होगा पहले से, और फिर वो उसे ख़रीद ले जब सस्ता हो जाए शेयर और उसको बेच दे तो बीच में उसे लाभ हो जाएगा। तो ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं, क्या बताया, शॉर्ट सेलिंग कंपनी। तो शॉर्ट सेलिंग कंपनी ऐसी कंपनी है जो शेयर जिनके पास जितने हैं उससे ज़्यादा बेचने का समझौता कर लेती हैं। ठीक, इनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। होती है जिन्हें कहते हैं पोंजी कंपनियां, पोंजी स्कीम, यही है पोंजी स्कीम। ये किसी के नाम पर है। एक जैसे अमेरिका में हुए थे चार्ल्स पोंजी 1920 में अमेरिका में चार्ल्स पोंजी नाम का एक आदमी हुआ था। उसने क्या किया, कुछ ऐसी स्कीम चालू की जैसे ये इस तरह का एक प्रलोभन देते हैं, जैसे कि कम समय में अधिक प्रॉफिट का प्रलोभन दे देते हैं। जैसे तुम लोग कभी देखते होगे बहुत से एजेंट आते हैं जो छोटी छोटी कंपनी में काम करते हैं, तुम्हें तमाम प्रकार की स्कीम बताएंगे कि अगर इसमें 50,000 जमा करोगे तो 5 साल में 5 गुना हो जाएगा या 10 गुना हो जाएगा ना। तो और फिर क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करके निकल लेते हैं। पोंजी स्कीम ऐसी स्कीम होती है जिसमें ग्राहकों को प्रलोभन दिया जाता है कि कम समय में तुम्हें अधिक प्रॉफिट दिया जाएगा या अधिक उसका रिटर्न दिया जाएगा। और क्या करते हैं, पैसा एकत्र करते हैं और फिर उड़ जाते हैं। तो ऐसी स्कीम को क्या कहते हैं, पोंजी स्कीम। इसकी शुरुआत किसने की थी, अमेरिका में एक चार्ल्स पोंजी नाम का आदमी था जिसने सबसे पहले वहीं पर ये कारोबार शुरू किया। उसी के नाम पर ये पूरे दुनिया में फैला और उसी के नाम से जाना जाता है। एक होता है फ्यूचर एंड फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट। फॉरवर्ड एवं फ्यूचर मार्केट। ये भी एक प्रकार का जैसे कि शेयर मार्केट होता है, इसी तरह वस्तुओं का बाजार भी होता है जिसे कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट। जैसे कि स्क्रीन, जो शेयर मार्केट होता है वो क्या होता है, स्क्रीन के सहारे चलता है। उसमें शेयर मार्केट देखते होगे तुम लोग, टीवी में दिखाता है ना, स्टॉक एक्सचेंज में ग्राफ चलता रहता है, उसमें शेयर स्क्रीन के माध्यम से ही शेयर बिकते हैं, शेयर क्रय किए जाते हैं। इसी तरह जो डेरिवेटिव मार्केट होता है उसमें 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है फ्यूचर। ये एक प्रकार का कमोडिटी मार्केट होता है, वस्तुओं का बाजार होता है। वस्तुओं का बाजार मतलब कि स्क्रीन में शेयर किया जाएगा कि गेहूँ इस भाव पे है, अब खरीदने वाले खरीद लें। भौतिक रूप से कुछ नहीं बिकेगा, भौतिक रूप से वहाँ गेहूँ नहीं रहेगा, सिर्फ स्क्रीन में रहेगा। जैसे तुम लोग सुने होंगे स्वर्ण गोल्ड बांड योजना, सोना खरीद के लोग रखते हैं, सोना खरीद के रखा जाता है, एक सब लोग रखते हैं, सोने का बिस्कुट खरीद लेते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है ना। फिर क्या करते हैं, जब सोना महंगा हो जाता है तो उसे बेच लेते हैं। तो सरकार इसको ख़त्म करने के लिए स्वर्ण बांड योजना लाई थी। उसने कहा कि स्वर्ण बांड खरीदो, क्योंकि सोना खरीद लेते हो वो तुम्हारे अलमारी में पड़ा रहता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन जो सरकार स्वर्ण बांड योजना जब लाई तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जैसे सोने की कीमत में अगर तुम हमसे एक बांड ले लो, सोने की जिस कीमत पर तुम इसे जिस दिन बेचोगे ये बांड को, उसी दिन की कीमत पर तुम्हें पैसा दिया जाएगा। जैसे मान लो 100 ग्राम सोने का तुम बांड खरीद लो, चाहे 100 ग्राम सोना खरीद लो। 100 ग्राम अगर सोना खरीदोगे तो तुम्हारे कमरे में वो पड़ा रहेगा अलमारी में रखा, ठीक, जब तक बेचोगे नहीं। लेकिन अगर स्वर्ण बांड खरीद लोगे तो सोना भी सरकार के पास रहेगा या मार्केट में रहेगा या कहीं और रहेगा, उसका कहीं और यूज हो सकता है। सरकार सोने का बांड तुम्हें दे दी, एक बांड दे दी, 100 ग्राम सोने का ये बांड है, इस तारीख को जब भी तुम चाहोगे, जिस डेट पे, जिस दिन सोने का जिस भाव में रहेगा उसी भाव में तुम्हें बेचा जाएगा। तो इसी को कहते हैं डेरिवेटिव। तो इसी तरह अन्य वस्तुओं का भी बाजार होता है। जैसे
खाद्यान्न वस्तुएं हो गई, गेहूँ, चावल, चीनी, इनका भी स्क्रीन में सिर्फ बिक्री होती है। भौतिक रूप से वहाँ कुछ उपस्थित नहीं होता, लेकिन स्क्रीन के माध्यम से उसका क्रय विक्रय होता है। अब अगर कीमत बढ़ी तो अपना तुम बेच सकते हो, फ़ायदा पा जाओगे, घट गया तो घाटा भी पा जाओगे। तो इसमें दो शब्द होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है फ्यूचर मार्केट। जैसे मान लो फॉरवर्ड क्या है और फ्यूचर क्या है। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जैसे आज मान लो तुम दो लोग हो, मान लो दो व्यापारी हैं, ठीक, दोनों व्यापारी आज आपस में, या मान लो एक किसान है एक व्यापारी है, तो किसान से व्यापारी कहा कि तुम आज की डेट में दोनों मान लो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो किसान से कहता है व्यापारी कि मुझे आज की रेट पर, जो आज मान लो कि आलू या टमाटर, आज मान लो टमाटर 40 रुपये किलो है, तो आज के रेट पर मुझे टमाटर कब चाहिए, 1 साल बाद चाहिए, ठीक। अगर दोनों के बीच समझौता हो गया तो इसी को कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। मतलब आज की डेट समझौता होगा, क्रय विक्रय कब होगा, आने वाले समय में, और आने वाले समय में किस कीमत पर होगा, जो आज कीमत है, ठीक। तो इसको कहेंगे फॉरवर्ड मार्केट। लेकिन फ्यूचर मार्केट क्या होता है, जैसे मान लो दोनों के बीच आज ही समझौता हो रहा है और ये समझौता हो गया कि मुझे ख़रीदना है अगले साल 1 जनवरी को, और उस कीमत पर ख़रीदूँगा जो कीमत उस दिन टमाटर की होगी, ठीक। कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं और उनका क्या महत्व है, क्या योगदान है। तो भारत में मुख्य रूप से 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला